हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं स्टैटिक्स और लास्ट टाइम इसमें हमने डिस्कस किया जो डेटा है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसमें हमने कुछ ग्राफ्स देखे, जैसे लाइन डायग्राम था, बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, बारंबारता बहुभुज, बारंबारता वक्र। इसके अलावा लास्ट टाइम हमने ये भी देखा कि कुछ ऐसे आरेख हैं या कुछ हमारे पास ऐसे आंकड़ों हैं जिनका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते, जैसे कि संचयी बारंबारता वक्र, ओगिव। इसके अलावा जो पाई चित्र है तो उसका हम ग्राफ के द्वारा यानी कि डायग्राम बना के रिप्रेजेंटेशन नहीं करते हैं। तो आइए देखते हैं लास्ट टाइम जो हमने देखा था कि कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू कि जो बार डायग्राम है और मल्टीपल बार डायग्राम है वो किस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं। जैसे कि अगर कोई हम एग्जाम्पल लें कि कोई स्कूल है, उसमें प्रत्येक दिन जो बच्चों को पोषाहार दिया जाता है तो उससे लाभान्वित विद्यार्थियों के लिए हम यदि डायग्राम बनाएं, तो जैसे कि ये डायग्राम मैंने बना रखा है बार डायग्राम कि चार जैसे स्कूल हैं PQRS। तो ये जैसे विद्यार्थियों की यदि संख्या को व्यक्त कर रहा है, पांच चार स्कूल हैं PQRS, जो कि चार के लिए मैंने बनाया है। तो ये PQRS स्कूल में पढ़ने वाली विद्यार्थियों की संख्या को व्यक्त कर रहा है। अब जैसे कि इसको हमने बार डायग्राम से डिनोट किया है, अब उन चारों स्कूल हैं उनकी कुछ विशेषताएं हम ले लें, तो उनका जो हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे वो मल्टीपल बार डायग्राम से करेंगे। यानी कि जैसे कि मैंने कह दिया कि जो हमारे तीन के लिए मैंने बनाया है, कितने के लिए बना सकते हैं, चार के लिए, पांच के लिए, तो उसकी दो या दो से अधिक विशेषताएं होंगी तो हम मल्टीपल बार डायग्राम का यूज करेंगे। जैसे कि जो PQR स्कूल हैं इनमें पढ़ने वाले बालक बालिकाओं की संख्या, तो उसके लिए इस तरह से ग्राफ हम बनाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए, इसके और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। कोई जैसे स्टेट है, जैसे कि राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है। इसमें कोई जैसे दो फसल हैं, उनका उत्पादन कितना हुआ है तो उसको हम मल्टीपल बार डायग्राम से डिनोट करेंगे। इसके अलावा जैसे कुछ कंपनीज ले लें हम और उनका किसी पर्टिकुलर ईयर में प्रोडक्शन देखें तो उसको हम बार डायग्राम से डिनोट करेंगे। और यदि जैसे ये कंपनियां हैं, इनकी दो या दो से अधिक विशेषताओं का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है तो हम मल्टीपल बार डायग्राम का यूज करेंगे। अब जैसे कि एक एग्जांपल मैंने लिया है कि जैसे कि वर्ष 2016 से 2020 तक प्रति माह जयपुर जिले में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या, यानी कि जो रोड एक्सीडेंट है इन ईयर में, तो उनके लिए कौन सा डायग्राम बनाएंगे। तो इसके लिए हम रेखा चित्र लाइन डायग्राम का यूज कर सकते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट हमारा पाई डायग्राम, इसमें क्या होगा कि एक व्यक्ति, वस्तु, संस्था की विभिन्न विशेषताओं के अध्ययन के लिए हम पाई चित्र बनाते हैं। तो जैसे कि मैंने इसमें एग्जाम्पल लिया है कि लोकसभा में विभिन्न दलों के सांसदों की संख्या। तो देखिए जो पाई चित्र होगा, इसको जैसे ये एक वृत्त है, अब इसमें जो एंगल बनता है 360 बनता है। तो इसमें कुछ अंश जैसे जो बीजेपी के सांसदों की संख्या इतनी है, कांग्रेस के सांसदों की संख्या इतनी है,
बीजेडी के सांसदों की संख्या इतनी है, टीएमसी के सांसदों की संख्या इतनी है और अदर्स के सांसदों की संख्या इतनी है। यानी कि ओवरऑल जैसे क्वेश्चन आगे हम जब सोल्व करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि अलग अलग इनका जैसे कि परसेंटेज होगा कि जैसे 60%, 10%, 40%, फिर उसके अकॉर्डिंग हम जो पाई डायग्राम व्यक्त करेंगे। देखिए पाई डायग्राम इसके लिए हम बना सकते हैं जो सरकार है उसकी आय व्यय का ब्यौरा, उसको हम पाई चार्ट, पाई डायग्राम से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे आय के लिए हमने बना दिया कि जैसे आयकर, जीएसटी से, ब्याज से तथा अन्य जो मद हैं उनसे इनकम हो रही है, उसको इस तरीके से व्यक्त किया। व्यय है कि जैसे कि ब्याज देना पड़ रहा है, कर्मचारियों का वेतन देना पड़ रहा है, या अन्य किसी अन्य मद पर जो व्यय है, तो इस तरीके से हम पाई डायग्राम उसका बना सकते हैं। या फिर जैसे किसी व्यक्ति का मासिक खर्च बताना है कि उसने भोजन पे कितना खर्च किया, शिक्षा पे कितना खर्च किया, किराए पे कितना खर्च किया, ट्रांसपोर्टेशन पे कितना खर्च किया, कपड़ों पे कितना खर्च किया, मनोरंजन पे कितना खर्च किया, तो उसको भी हम पाई डायग्राम से व्यक्त करते हैं। पाई डायग्राम को हम एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि एक पुस्तक प्रकाशन के विभिन्न मदों पर होने वाला व्यय। तो जैसे प्रिंटिंग पे ये इतना हिस्सा, कागज पे विविध इतना, रॉयल्टी पे इतना, एडवर्टाइजमेंट पे इतना, बाइंडिंग पे इतना। नेक्स्ट देखिए आयत चित्र हिस्टोग्राम। तो देखिए हिस्टोग्राम ये क्या होता है, संतत कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाया जाता है, और जो सेंट्रल टेंडेंसी की मेजरमेंट है जिसमें हमारा मोड है यानी बहुलक की गणना के लिए हम आयत चित्र का उपयोग करते हैं। देखिए ये जो हमारा एक्स अक्ष है उस पे ऑब्जर्वेशंस हम लेंगे, और जो वाई एक्सिस है उस वाई एक्सिस पे से हम लेते हैं फ्रीक्वेंसी। तो ये प्रेक्षण है और उनके संगत ये हमारा आयत चित्र बनाया गया। अब ये जो आयत चित्र होता है इसमें ये जो आयत है ये, तो इन आयत का जो क्षेत्रफल है, ये जो हमारी बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी, उसके समानुपाती होता है। अब जो आयत चित्र होते हैं उसमें एक्स अक्ष पर जो आयत की चौड़ाई है वर्ग परास पर निर्भर करती है। यानी कि यदि ये वर्ग परास कुछ जैसे ज्यादा हुआ तो वहां ये क्षेत्रफल ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ देख सकते हैं जैसे 10, ये 20 का है, ये 10 का है, ये 40 का है, तो ये जो क्षेत्रफल ज़्यादा है। ये 30 का है, यानी कि इनका जो क्षेत्रफल है यहाँ समान नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए बारंबारता बहुभुज को हम स्केल के द्वारा बनाते हैं, और बारंबारता वक्र है उसको हम एक वक्र के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो देखिए इसमें वही जो एक्स अक्ष है उस पर वर्ग और वाई अक्ष है उस पर बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी को व्यक्त करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें हमको मध्यमान की संगत प्राप्त बिंदुओं का मिलान करना होता है। अभी हम मध्यमान भी निकालेंगे कि जो निम्न सीमा है, उच्च सीमा है, उसका जो हाफ होता है वो होता है मध्यमान। अब जो बारंबारता बहुभुज में नुकीले कोने हमें प्राप्त होते हैं, यानी कि जो इस तरीके से ये जो शार्प एजेस हमको प्राप्त होती है, जैसे कि ये यहाँ ये शार्प एज है, ये शार्प एज है। और बारंबारता वक्र की प्रकृति नहीं तो आरोही होती है ना अवरोही होती है, नहीं तो ये एस्केंडिंग ना ही डिस्केंडिंग। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो मध्यमान के संगत बिंदुओं को मिलाया हमने, ये जैसे ये मध्यमान है, यानी कि इसका निम्न मान, इसका उच्च मान और उसका हाफ, इसका निम्न मान, इसका उच्च मान और उसका हाफ है ये। तो जो बारंबारता बहुभुज, तो हमने ये स्ट्रेट लाइन से बिंदुओं को मिला के स्केल के द्वारा बनाया बारंबारता बहुभुज यानी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और जो फ्रीक्वेंसी कर्व है वो हमको ने इसको इनको यो मिला के
ये हमने बनाया बारंबारता वक्र। तो देखिए मध्यमान निकालना आसान है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा और उसका हाफ। जैसे 0 से 10 वर्ग है तो इसका मध्यमान क्या होगा? देखिए 0 इसकी लोअर लिमिट है और 10 इसकी अपर लिमिट है, तो दोनों का हाफ यानी कि 5। देखिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि एक वर्ग की जो निम्न सीमा L है और मध्यमान कैपिटल M है, तो वर्ग की उच्च सीमा क्या होगी? तो देखिए मध्यमान हमने मान लिया कि कैपिटल M है, और चूंकि हम फॉर्मूला यहाँ जानते हैं कि मध्यमान निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा का हाफ इक्वल टू M होगा। अब निम्न सीमा क्वेश्चन में गिवन है स्मॉल l है, तो l प्लस उच्च सीमा बाई 2 इक्वल टू होगा m। तो इसको आगे हम सोल्व करें तो l प्लस उच्च सीमा इक्वल टू 2m। यहाँ से उच्च सीमा निकालें तो उच्च सीमा इक्वल टू l इधर ट्रांसफर होगा तो 2m माइनस l। तो यहाँ से हम बता सकते हैं जैसे कि कुछ ऑप्शन हमको गिवन थे, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा b2m माइनस l। नेक्स्ट देखिए संचयी बारंबारता वक्र या ओग्यू वक्र क्या होता है? तो देखिए सेंट्रल टेंडेंसी का जो हम मेजरमेंट करते हैं उसमें जो मीडियन यानी कि माध्यिका होती है उसके लिए हम ओग्यू वक्र का यूज करते हैं। तो जो ओग्यू वक्र हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है लेस देन, एक एंड मोर। तो दोनों टाइप के वक्र देखिए इससे कम यानी कि संचयी बारंबारता वक्र है लेस देन ओग्यू। ये इस तरह से होता है जैसे किसी टीम के रन्स और ओवर्स उनके बीच में यदि हम डायग्राम बनाएं तो ये इस तरीके से यानी कि ये एक बढ़ता हुआ एस्केंडिंग ऑर्डर में होगा, आरोही इसकी प्रकृति होगी। दूसरा है एंड मोर यानी कि एंड मोर ओग्यू कर्व। तो इसकी प्रकृति कैसी होती है? अवरोही प्रकृति का, यानी कि ये डिस्केंडिंग ऑर्डर में घटते हुए क्रम में होता है। जैसे कि टेम्परेचर और टाइम इसके बीच में यदि हम ग्राफ खींच रहे हैं तो ये कुछ हमारा इस तरीके से आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।